नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और पिछले 2 महीने से लगातार आपके प्रैक्टिस सेशन बैच में हम आपके साथ बने हुए हैं और अब आपको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा और आपको ये लग रहा होगा, अगर आप समय शुरू से हमारे साथ, प्रारंभिक समय से हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि आपने बहुत अच्छी जो है तैयारी कर ली है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों पे, आदि राज्यों में जो है कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। यूपीपी की भी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे प्रैक्टिस सेशन बैच से, जुनून बैच से। तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का। अगर आपने ये हौसला बना लिया, ये फैसला कर लिया है कि हमें ऊंची उड़ान उड़नी है, तो वह कहते हैं ना कि कर लिया जो फैसला ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। तो बस आंख बंद, तैयारी शुरू, और तब तक जब तक कि सफल नहीं हो जाना। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। कह रहे हैं कि 4000 रुपये पर 6 महीनों के लिए 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर के हिसाब से त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं त्रैमासिक है, आर क्या है? त्रैमासिक है, तो आर इज इक्वल टू 12% पर एनम है, ईयरली है। तो अगर त्रैमासिक लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4%। और 6 महीने, टाइम कितना दे रहे हैं? 6 मंथ। तो कितना टर्म चलेगा ये? 2 टर्म, 2 टर्म चलेगा। अब आपको सिंपल 2 साल का ब्याज निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बहुत आसान काम है। 4000 का 3%, रेट 3% हो जाएगा। हाँ, ध्यान देना दोस्त, क्यों रेट का इशू क्या होता है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ अभी जरा सा। कह रहे हैं कि अगर 12 महीने का 12 है तो 3 महीने का 3 ही होगा ना। क्या तो फिर ये समझ लो कि अगर पूरे 12 महीने के लिए 12% है तो 3 महीने का कैट स्लॉट आएगा? 12 महीने में 4 स्लॉट आएगा, तो 12/4 यानी 3%। तो ये दर कितना हो गया? 3%। ये 3% इसका कितना हो गया? पहला 4000 का 3% हो गया 120, और 120 का 3% हो गया 12×3 = 3.6। और 2 साल का है तो 2 × 1 कर लो, ठीक। तो 240 प्लस 3.6 यानी 243.6 इसका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भरत जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, तो अभी आप क्या करें, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अगर एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है, ध्यान देना बेटा। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 4% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना होगा? बहुत सिंपल सवाल है। आज का सेशन लग रहा है काफी सिंपल होने वाला है आपके लिए। देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 10% की हानि होती है, यानी रिटर्न 90% मिलता होगा, और 90% बराबर 1350। तो क्या पूछ रहे हैं? 4% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, यानी रिटर्न 104% चाहिए। तो 1350 बटा 90 गुणित 104। अब दोस्त समझो, 0 0, 15 9 135। अब 15 से गुणा कर लोगे, 15 चौके 60, 6, 15 शून्य 6 और 15 का 15, 1560 में रुपए में अगर 4% का लाभ चाहिए तो 1504 रुपए में बेचना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5000 के निवेश से एक व्यापार शुरू करता है। एक व्यक्ति 5000 रुपए के निवेश से एक व्यापार शुरू करता है। उसे पहले वर्ष 10% का घाटा, दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः 10% और 20% का लाभ होता है। तो उसे तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ क्या है? बात को समझ लो, बहुत सिंपल सवाल है। ये तो ऐसा सवाल है ना कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पहले साल उस गांव की जनसंख्या 10% घट गई, दूसरे साल 10% बढ़ी और तीसरे साल 20% बढ़ गई, तो 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या क्या? दर्जन भर सवाल लगाया यार, सैकड़ों सवाल ऐसा लगाया, कहाँ दिक्कत है एकदम। अब तो मैथमेटिक्स इतने प्रैक्टिस के बाद तो कुछ नहीं है ना, एकदम हवा है। 10% का घाटा होता है 90/100 गुणित ये कितना हो गया? 110/100 और गुणित 120/100, राइट ना? बहुत सिंपल सी बात है।
अब इसी को सिंपल सी बात को सॉल्व कर लेना है आपको, और आपको ये मिल रहा है जब आप इसको सॉल्व करते हो, ये डबल जीरो से खत्म, ये जीरो इस डबल जीरो खत्म कर देगा, ये जीरो इस जीरो खत्म, 6 जीरो नीचे थे और 6 जीरो ऊपर थे, वो सब कैंसिल आउट हो गए। अब देखो बचा कितना, 15 9 45 गुणित 11 बरहम 12 1 का 12 1 12 110 132 गुणा कर लोगे, 45 दूना 90 9 45 तिया 135 135 9 144 4 14 45 1 का 45 और 14 45 55 4 59 5,940 रुपए होगा। तो कह रहे हैं कि तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ 5,940 का रिटर्न है और 5,000 का निवेश है, तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 940। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान सवाल, राइट ना। अगला सवाल कह रहे हैं कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या है। बहुत आसान सवाल है यार, आज तो सेशन बहुत इजी होगा आपका, मुझे लगता है आगे भी आपको इजी क्वेश्चन ही लगता है मिलेंगे, क्योंकि जो पैटर्न आज मैं देख रहा हूँ वो बहुत इजी क्वेश्चंस के पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं निश्चित रूप से प्रीवियस पेपर पे ही बेस पे बना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आप कर नहीं पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। तो 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या है, 2100। जो लोग नए हैं और इस चक्रवृद्धि ब्याज के मेरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे कैलकुलेट हो जा रहा है, वो चैप्टर वाइज कंटेंट में आप चले जाइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट वहां से ओपन करके 5 वीडियो या 6 वीडियोस हैं, आप पूरा देख लीजिए। आपको मैक्सिमम 4 साल का जो सवाल आता है कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी एग्जाम में 4 साल तक का आता है, ठीक है, वो आप एकदम आराम से लगा लेंगे। तो 10% कितना हो गया 210, और फिर 10% कितना हो गया दोस्त 21 हो गया। 10% 2 साल के लिए, तो 2 बार 10% मूलधन का निकाल लो, एक बार 2 से गुणा कर दो, एक बार 1 से गुणा कर दो, 420 और प्लस 21 यानी 441 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। यही आपका आंसर है, और इससे फास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कोई अभी तक तो ट्रिक नहीं है, राइट ना। अब ये सुपर ट्रिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैप्टर वाइज कंटेंट से जरूर हमारे वीडियो को देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के गारंटी देता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और आपको बहुत फायदा होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक अंतरिक्ष यान, बड़ा सवाल आ गया भाई, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटा 20 मिनट में, ठीक है, देखें देखने में ही भारी भरकम है कि सॉल्व करने में भी कुछ है इसमें, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एक अंतरिक्ष यान 2 घंटा 20 मिनट में 6625 किमी की यात्रा करता है और उसके बाद वह 40 मिनट में 824, ठीक है, 40 मिनट में 824 किमी आगे बढ़ता है, 824 किमी आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या है। बहुत सिंपल सवाल है यार, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल बराबर कुल दूरी हो गई 6625 प्लस 824 बाई पूरे समय की बात करोगे तो 2 घंटा 20 मिनट ये और 40 मिनट ये, यानी 180 मिनट, यानी 3 घंटा बटा 3। इसको जब आप जोड़ लेते हैं तो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा 7449 बटा 3, ये बराबर हो जाएगा 2483 किमी प्रति घंटा। आपका 2483, ए ऑप्शन आपका क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन इस आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार वाले 6 लोगों को ले जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, एक लिफ्ट 65 किलोग्राम औसत भार के 6 लोगों को ले जा सकता है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोग बैठे हैं और उनका औसत भार 67.2 यानी 65 से कितना ज्यादा, 67.2 यानी 65 से कितना ज्यादा, 2.2 kg ज्यादा, तो छठवें व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। बहुत आराम से बात समझने की कोशिश करो। पूरे 6 लोग बैठ, बिना पेन पेपर का क्वेश्चन है गुरु, बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, बिना पेन पेपर का क्वेश्चन है, 54 kg इसका आंसर आना चाहिए, राइट ना। तो देखिए क्या करते हैं इसके लिए, उसमें है क्या कि एक लिफ्ट 65 किलोग्राम के औसत भार के 6 लोगों को ले जा सकता है।
5 लोग जब चढ़े उसमें तभी औसत भार 67.2 हो गया, यानी 2.2 से औसत भार बढ़ गया। कितने लोगों में? 5 लोगों में। तो यानी वो योग में कितना बढ़ गया? गुणित कर दो 5, यानी 11 किलोग्राम वजन ऑलरेडी औसत से ऊपर हो गया है। यानी जो नया छठवां व्यक्ति हो गया, जो छठवां व्यक्ति होगा, जो छठवां व्यक्ति होगा वो 65 से 11 किलोग्राम कम यानी 54 केजी का होगा। ठीक है ना, बिना पेन पेपर का सवाल। ठीक कर लोगे भाई, समझ लो। औसत 65 होना चाहिए था, 5 लोगों में ही औसत 2.2 बढ़ गया, यानी योग में कितना बढ़ गया? 11। यानी अब जो अगला आदमी आएगा वो 65 से 11 कम आएगा, तभी औसत 65 मेंटेन हो पाएगा। क्लियर बात? अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे कि अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि के विकल्प को चुनना चाहिए? ध्यान देना जरा सा दोस्त, हाँ ध्यान दीजिएगा। एक छोटी सी बात समझो कि आपकी किसी शैतानी नालायकियत की वजह से अगर आपको जो घर से पॉकेट मनी मिलती है, जो घर से खर्च मिलता है महीने का, वो 25% कम कर दिया जाए, ठीक, और फिर आपकी किसी अच्छे काम के बाद कहा जाए कि चलो भाई जो तुम्हारा 25% कम कर दिया गया था वो 25% बढ़ा रहे हैं, तो आप खुश हो जाएंगे कि पहले 25 कम हुआ था, अब वो 25 बढ़ रहा है। लेकिन क्या पैसा बढ़ेगा? उतना नहीं बढ़ेगा। देख लो, कह रहे हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले ही लेते ना। 100 रुपए आपको अगर पॉकेट मनी मिलती है और 25% कम हो गया तो आपको पॉकेट मनी कितनी मिलने लगी? 75। और फिर कह रहे हैं कि अब ये 25 हम बढ़ाएंगे, तो कहां से बढ़ाएंगे? 75 पे ना बढ़ाएंगे 25%, तो बढ़ के क्या 100 तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अब इस बात को मैं इसलिए बता रहा था कि आप ये समझिए कि अगर हर साल वेतन में 40% वृद्धि हो, यानी एक साल में 40% वृद्धि हो। दूसरा विकल्प कह रहे हैं एक साल में 40% वृद्धि हो, हर तिमाही में 10% वृद्धि हो, ए और बी दोनों। तो आपको कह रहे हैं कोई नहीं। अब भैया एक बात बताओ, 100 रुपया तुम कमाते हो, साल भर में 40% की वृद्धि हो गई तो कितना पाओगे? 140। और यहां दूसरा विकल्प कह रहा है कि हर तिमाही में 10% वृद्धि। तो यानी पहला 100 रुपया पहले ही 3 महीने में 110 हो गया, अब जो 10% की वृद्धि होगी 110 पे होगी, यानी 11 बढ़ेगा। फिर वो जो आएगा फिर उस पर 10% की वृद्धि होगी। तो हमें वेतन वृद्धि के लिए हर महीने तिमाही में 10% वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए, ना कि हर साल 40% की वृद्धि वाले। क्योंकि 10 तिमाही में 4 तिमाही होता है तो 40% तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये 10 पे 10 पे फिर 10 पे फिर 10 पे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार तिमाही में 10% बढ़ के आप देख लो, एक बार 10 फिर एक 10, 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणित 21/100, तो आपको हो गया 42 प्लस 4,441, यानी आपको जो वृद्धि मिलेगी वो 46.41% की मिलेगी अगर आप 10% तिमाही वाले विकल्प को चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाया जाता है और उसके बाद 54% घटाया जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना है? ध्यान दीजिएगा बच्चा, कह रहे पहले 50% बढ़ा रहे हैं, तो ये तो सिंपल फार्मूले पे लग जाएगा, x + y + xy/100। आपको पता है ना ये फार्मूला, ये तो बड़ा सुपर टाइप का फार्मूला है भाई। 50% बढ़ जाता है प्लस 50, 54% घट जाता है -54 प्लस 50 गुणित -54/100। अब ध्यान दो जरा सा, 50 -4 ये है, 50 दूनी 100 है, ये 27 हो गया, -27, तो -27 और -4 बराबर कितना हो गया? -31% की कमी है। माइनस का मतलब 31% की कमी हो गई। कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि P यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? अरे यार आज क्या क्वेश्चन हो गया सब। हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि आज कहाँ से सब क्वेश्चन आ गया। πr² तो कितना हो गया? πr², तो πp², राइट ना? बहुत आसान सा सवाल। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ए के पास, ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं ना, ये किसी ना किसी प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन हैं, तो ये मत सोचना कि बस आज बहुत आसान से सवाल लेके आ गए सर, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और अगर कंफ्यूजन होगा तो ढूंढ के बता भी दूंगा कि किस एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखिएगा, ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के, ये अच्छा सवाल है। ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं? सिंपल सवाल है।
अब इसको कर क्या सकते हो आप, देखो इसका करना क्या है आपको, ए और बी 63 और 77, इसका आपको एलसीएम लेना है दोस्त, इसका एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम क्या होगा, 9 सते 63 और 11 सते 77, तो कितना हो जाएगा आपको एलसीएम 7 गुणित 11 गुणित 9, ठीक है, 7 गुणित 11 गुणित 9, ठीक, 7 गुणित 11 गुणित 9 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो आपको ये एलसीएम मिल जाएगा 99, 9 सते 63 की 3 हासिल 6, 9 सते 63 6 69, 693, ये हो गया एलसीएम, ठीक। अब कह रहे हैं सिक्कों की संख्या, अब ये जो एलसीएम है ना वो क्यों लिया है मालूम है आपको, ये वजन है, इतने ग्राम वजन का सिक्का ए के पास भी है और इतने ही ग्राम वजन के सिक्के बी के पास भी है। तो अगर कह रहे हैं देख लीजिए, यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में और सभी सिक्कों के लिए समान है, समझ रहे हैं, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हो सकते हैं, तो 693, ए के पास 693 ग्राम चांदी है और सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 693 बटा एक सिक्का कितने ग्राम का है, एक सिक्का आपका ए के पास 63 ग्राम का है, तो इसके पास हो जाएगा 11 सिक्के, और बी के पास कितने सिक्के हो जाएंगे, 693 बटा कितना 77, 11 सते 77, 9 सिक्के हो जाएंगे, 9 सिक्के। तो टोटल ए प्लस बी के पास कितने सिक्के हो गए, 11 9 20 सिक्के हो गए, ये बराबर हो जाएगा 11 प्लस 9, ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। क्लियर हो रही बात, कह क्या रहे हैं कि ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, मतलब एक सिक्के का वजन है। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए के और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हो सकते हैं, तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या बता देगा कि ए के पास कितना ग्राम वजन है और बी के पास कितना ग्राम वजन है, दोनों के पास बराबर है, तो 693 इसका एलसीएम हो गया, ठीक ना। आप कह रहे हैं ए के पास 693 ग्राम अगर चांदी का सिक्का है और एक सिक्के का वजन 63 ग्राम है, तो सिक्कों की संख्या 11, और इसी तरह बी के पास सिक्कों की संख्या 9, तो ए और बी को मिला के कुल कितने सिक्के, 20 सिक्के। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कौन मिश्रित संख्या है, ध्यान देना यहां पे है, कौन मिश्रित संख्या, सीधा सीधा है भाई, मिश्रित संख्या दिख रहा है हमको, ठीक है, मिश्रित संख्या आपको दिख रहा है, और ये ऑप्शन है आपको हो जाएगा ऑप्शन 2 सही 2/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, के किस मान के लिए समीकरणों के प्रणाली 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के असीम रूप से कोई ने कई समाधान है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको आपको करेक्ट कर दे रहा हूं, कई समाधान है ना, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, कई समाधान है, ठीक है, कई। अब देख लो, अगर आपने ठीक ठाक स्कूलिंग की है तो ये आपको पता है 2x + 3y - 5 = 0, यानी a1x + b1y + c1 = 0 और 4x + ky - 10 = 0, यानी a2x + b2y + c2 = 0, ठीक। अब अगर असीम कई समाधान है, कई ए और एक्स के किस मान के लिए समीकरण के कई मान हो सकते हैं, तो उसके लिए ये है आपके पास व्यवस्था कि यदि समीकरण के कई हल है, यदि समीकरण के कई हल हैं, देख लेते हैं, देख लो, यदि समीकरण के कई हल हैं तो क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब आप देखो 2/4 बराबर 3/k बराबर 1 मिनट 3/k =
C1 बाई C2 यानी 5 -5 बाई -10। किसी को ले लो, इसी को ले लेते हैं, 2 को सॉल्व कर लेंगे। k का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2 के बराबर, k बराबर 2 2 6, k बराबर 6 हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही है। यानी k के 6 मान के लिए 6 मान, अगर k का वैल्यू 6 हो तो इसके कई हल हो सकते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, नंबर कुछ भी होगा, डोंट नो, देख लो। कह रहे हैं कि √5 √3 फिर √2 फिर 3 की पावर 3। ऑप्शन क्या दे रहे हैं आपके पास, a की पावर, ऑप्शन भी है आपके पास, 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, ठीक है। इसके ऑप्शन है 3 पावर 90, बी ऑप्शन बता रहे हैं 3 पावर 1/6, सी ऑप्शन बता रहे हैं 3 पावर 1/10 और डी ऑप्शन बता रहे हैं 3 पावर 30। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जितना ऊपर का पावर है सबका गुणा करो, 5 दें 15 दूना 30, ठीक, बस 5 दें और इसकी के पावर 1/30 लगा दो, ठीक। अब ये घात है तो घात का गुणा हो जाएगा 3/30 यानी 3 की पावर 1/10। यही आपका सी ऑप्शन है। मैंने क्या ट्रिक बताया, 5 दें 15 दूना 30, 3 की पावर 3 के पावर 1/30 कर दो और बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में आज इतना ही। कल मुलाकात होगी फिर प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में इस बार क्रैक कर देना है, चाहे जैसे सक्सेस होना है, दिन रात सब एक कर दो, अब की बार चूकना नहीं है, ठीक है। तो फिर कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन, और तब तक के लिए